हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं जिनकी नियुक्ति पहले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती थी, अब उनकी नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। क्या है पूरा मामला और भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इन्हें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है। भाग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के 6 आर्टिकल इलेक्शन से संबंधित बात करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि एक एक आर्टिकल क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स कैसे बनाए जाएंगे, कैसे नियुक्त किए जाएंगे, इनकी पदावधि कितनी रहेगी, हटाया कैसे जा सकता है, ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, इन सभी से रिलेटेड जो प्रावधान हैं वो आर्टिकल 324 में देखने को मिलते हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 325 में यह कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। इन 3 आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को देश में मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे मतदान का अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार मतलब वयस्कता के आधार पर हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा, लेकिन वयस्कता की उम्र कितनी होगी इसका निर्धारण इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए मतदान का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार न होकर एक विधिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसे पार्लियामेंट के द्वारा नियम बनाकर दिया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं 61वां संविधान संशोधन किया गया था सबसे आखिरी बार 1989 में, और मतदान की उम्र जो पहले 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस तरह से वयस्क मताधिकार की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान में देश में वयस्कता की उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल जाता है। आई होप आर्टिकल समझ में आया होगा। तो इस तरह से मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आगे आते हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 327 आता है। यह क्या कहता है इसे समझिए। संसद के किसी भी सदन, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव के संबंध में नियम बनाने की संसद की शक्ति है। मतलब निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना, इससे संबंधित जो नियम बनाने की शक्ति है, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो या राज्यों की विधानमंडल के लिए हो, किसे दी गई है? इंडियन पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 327 के तहत। इसके बाद आर्टिकल 328 के तहत यही पावर्स राज्य की विधानमंडल के चुनाव के संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी दी गई है, लेकिन तब जब उस पर पार्लियामेंट ने कोई कानून न बनाया हो। तो ऐसी कंडीशन में विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को भी आर्टिकल 328 के तहत दी गई है। इसके बाद सबसे लास्ट आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल 329 आता है और यह प्रावधान करता है कि अगर आर्टिकल 327 के तहत पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है इससे रिलेटेड, और आर्टिकल 328 के तहत राज्य की विधानमंडल ने अगर कोई कानून बनाया है, तो अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है 327 और 328 के मामले में। यह कहता है कौन? आर्टिकल 329। अब यहां पर एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आर्टिकल पूछा जाता है वो है आर्टिकल 324।
क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 के तहत गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। या आप सभी जानते हैं कि इस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। शुरुआत में ये एक सदस्यीय संस्था थी, केवल एक सदस्य होता था, लेकिन आगे चलकर 1989 में चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके माध्यम से इसे एक बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। और अब नेशनल इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मतलब टोटल सदस्य संख्या अगर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की पूछी जाती है तो कितनी हो जाती है? 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत इनकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष है। रिटायरमेंट की एज 6 वर्ष या 65 वर्ष है, जो भी पहले हो। और इनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोल लेते हैं, न्यायाधीश के समान है, के समान। ठीक है, किसका पद है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। तो इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अभी तक, लेकिन सिफारिश कौन करता है? सिफारिश मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है। अब भारतीय संविधान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सीनियर आईएएस अधिकारी इन पद पर विराजमान होते हैं। सामान्यतः मंत्री परिषद किसी भी का भी नाम भेजती है और राष्ट्रपति इस पद पर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। यह प्रावधान अभी तक चलता आ रहा था। ओके, 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी रिटायरमेंट की एज थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, इसीलिए इन्हें हटाया भी उसी प्रोसीजर के द्वारा जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं, इनको अगर इनके पद से हटाना है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर प्रेसिडेंट इन दोनों को इनके पद से हटा सकते हैं। तो इस तरह से तीनों की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। अगर इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना है तो भारत के प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। हटाने की प्रोसीजर मुख्य चुनाव आयुक्त की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है और अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के प्रेसिडेंट कभी भी अपने पद से हटा सकते हैं। तो यहां पर आपको यह भी पता चल गया कि इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है और यह भी पता चल गया कि इन्हें इनके पद से हटाने की प्रोसीजर क्या है। आई होप समझ में आओगा। अब देखिए, तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर अभी तक की जाती थी, यही हमको पता है। अब इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल 324 के सब क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। यह कहता है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जितने भी मेंबर से उनके संबंध में संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की सिफारिश पर सीईसी मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। यह प्रावधान अभी तक 324 के सब क्लॉज 2 में किया गया है। आप देखिए, यहां पर आप एक ये चीज समझिए कि पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधान के अंतर्गत किया जाएगा इन सभी की नियुक्ति को। प्रेसिडेंट करेंगे मंत्री परिषद की सिफारिश पर, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा कानून होना चाहिए, उसके प्रावधानों के अंतर्गत कर सकते। अभी तक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जितने भी मेंबर से उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई भी कानून इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसीलिए पारदर्शिता की कमी थी, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब ऐसा कोई सीनियर आईएएस अधिकारी जो कि केंद्र सरकार की तरफ झुककर काम कर रहा हो काफी समय से, तो केंद्र सरकार उस व्यक्ति का नाम या मंत्री परिषद उस व्यक्ति का नाम प्रेसिडेंट को भेज सकती थी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य अध्यक्ष के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति की प्रोसीजर को बदल दिया है अपने वर्डिक्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत बड़ा एक संवैधानिक पद है,
देश के लोकतंत्र का पिल्लर है ये, इसीलिए इनकी नियुक्ति में अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अभी तक पार्लियामेंट ने कोई कानून भी नहीं बनाया है। तो अब इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। मतलब 3 व्यक्ति इस कमेटी में शामिल होंगे। कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री खुद, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर की एक कमेटी होगी। अब ये जिसका भी नाम भारत के प्रेसिडेंट को भेजेंगे नियुक्ति के लिए, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना लेती तब तक यही प्रोसीजर अब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सभी मेंबर्स की नियुक्ति में लागू होगा। अगर कभी ऐसा होता है कि विपक्ष का नेता उपस्थित नहीं है, तो इस केस में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ा जो विपक्षी दल का नेता है, अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो इस केस में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाएगा और ये कमेटी किसी का भी नाम प्रेसिडेंट को भेजेगी और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। अब ये प्रक्रिया लागू होगी जब तक पार्लियामेंट कोई अच्छा कानून नहीं बना लेती इनकी नियुक्ति से संबंधित। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही अपने आप में एक कानून है, क्योंकि संविधान का संरक्षक भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का ही। ये जो चुनाव कंडक्ट कराते हैं, नॉर्मली 5 चुनाव देश में कंडक्ट कराने का अधिकार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को दिया गया है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सदनों के चुनाव, इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। ये 5 चुनाव जो चुनाव है देश में, उनका संचालन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर उसे संशोधित करना, नए मतदाताओं का पंजीकरण करना, इसका कार्य भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को ही दिया गया है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। कौन सा राजनीतिक दल क्षेत्रीय है, किसे राष्ट्रीय मान्यता देना है, मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को है और इन्हें चुनाव चिन्ह भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जितने भी मेंबर्स है, उनकी जो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है देश के लोकतंत्र में। इसीलिए अब उनके अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि अब डायरेक्ट मंत्री परिषद की सिफारिश पर नहीं, बल्कि कमेटी की सिफारिश पर प्रेसिडेंट राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। आई होप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है ये भी आपको समझ में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट क्यों दिया है इसके बारे में भी आपको पता चल गया। कमेटी में कौन कौन से मेंबर है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले एक अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की एक लाइव बैच आरंभ हो चुकी है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की किसी भी एग्जाम या स्टेट की किसी भी एग्जाम में जीएस के सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से डेप्थ में जाकर हम पूरे जीएस को पढ़ने वाले हैं इस बैच में। इसीलिए आप रूट एप्लीकेशन पर जाकर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। बिना देर किए आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए नेशनल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं जो बार बार हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? अभी हमने बात की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह हो जाएगा आंसर सी। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है। भाग कौन सा है? भाग 15 है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया?
तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इसके बाद निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में देखने को मिलता है। सिंपल। इसके बाद देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान है? पता चल गया होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो जिस प्रोसीजर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जाता है, उसी प्रोसीजर के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उनके पद से हटाया जा सकता है, अन्य किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। या फिर रिटायरमेंट की एज पूरी कर ले तो वो हट जाएंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान पद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो जितने भी मेंबर्स हैं नेशनल इलेक्शन कमीशन के, जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है, इसीलिए सभी अपना त्यागपत्र भी प्रेसिडेंट को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो त्यागपत्र किसको देंगे? भारत के प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। आगे आते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयुक्त की योग्यताओं में शामिल नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयुक्त के लिए योग्यताओं की संविधान में कोई बात नहीं की गई है। तो 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हो, 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, 5 वर्ष तक महान न्यायवादी के रूप में कार्य कर चुका हो, कोई भी योग्यता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव आयुक्त बनने के लिए नहीं दी गई है। मतलब तीनों में से कोई नहीं। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। इजी। आई होप नेशनल इलेक्शन कमीशन बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम एक और टॉपिक लेंगे इंडियन पॉलिटी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, और एग्जाम में डेफिनेटली वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।